जय हिंद दोस्तों। लक्ष्य तक पर आप सभी का स्वागत है। मौलिक अधिकार के टॉप वन लाइनर प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत वर्णन और भारतीय संविधान में दे रखा है, इतना विस्तृत वर्णन तो विश्व के किसी भी देश में नहीं मिलता है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। भारतीय संविधान बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में एक गारंटी प्रदान करता है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता को सम्मानित किया गया है। प्रत्येक नागरिकों के अधिकारों को हित में रखते हुए और एक एक अधिकार का वर्णन दिया गया है। इससे संबंधित बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो सभी प्रश्न इस वीडियो में रखे गए हैं। उम्मीद है आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, सेंट्रल या स्टेट लेवल के किसी भी एग्ज़ाम की, सब में बहुत उपयोगी साबित होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले वन लाइनर से। पहला वन लाइनर है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को कहाँ रखा गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को कहाँ रखा गया है, इसका उत्तर होगा भाग नंबर 3, अनुच्छेद 12 से 35 में और मूल अधिकारों का वर्णन दे रखा है। भाग नंबर 3 ये आपको याद रखना है, क्योंकि पूछा जाता है। अगर भाग पूछा जाए कि मूल अधिकारों को या मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट भी बोल सकते हैं, किस भाग के अंतर्गत रखा गया है, तो इसका उत्तर भाग नंबर 3 हो गया। अगर आपसे पूछा जाए किस अनुच्छेद में इनका वर्णन है, तो अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों को रखा गया है या इनका वर्णन दे रखा है, तो भाग नंबर 3 अनुच्छेद 12 से 35। और इन अनुच्छेदों में जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं और इनसे संबंधित बनकर प्रश्न बनकर के आते ही हैं, उन सभी को भी हम आपको इस वीडियो में कराएंगे। चलते हैं दूसरे वन लाइनर पर। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश से लिए गए, इनका सोर्स क्या है। भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार लिए गए वो किस देश से लिए गए हैं, तो इसका उत्तर होगा अमेरिका। अगर ऑप्शन में यूएसए हो तो आपको यूएसए करके आना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिका, एक ही बात है, एक ही देश का नाम है। और अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया था, भारतीय संविधान में इनको रखा गया। चलिए अगला वन लाइनर है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। प्रारंभ में या मूल संविधान में जो अधिकारों की संख्या थी वो 7 थी, पर लेकिन एक अधिकार को हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो वर्तमान में इनकी जो संख्या रह जाती है 6। आपको अगर प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो आपको उत्तर करके आना है 6। अगर मूल संविधान में या प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे, तो इसका उत्तर करके आना है आपको 7, क्योंकि आरआरबी में एनटीपीसी ने ये प्रश्न पूछा था प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, तो 7। तो दोनों तरह से आपको याद रखना है, सिर्फ एक अधिकार को हटा दिया गया, अब वर्तमान में 6 इनकी संख्या रह गई है। चलिए अगला वन लाइनर है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मीन होता है अधिकार पत्र। तो भाग नंबर 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग नंबर 3 में प्रत्येक भारतीय के अधिकार दे रखे हैं और ये एक अधिकार पत्र के नाम से भी जाना जाता है, इसे आप याद रखें। चलिए अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसका उत्तर होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता देना, उसकी निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ख्याल रखना मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। अगला वन लाइनर है, संविधान द्वारा मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को
मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है और ये संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को एक शक्ति प्रदान की जाती है जिसके तहत और मौलिक अधिकारों को लागू कराया जा सकता है या किया जाता है। चलिए अगला वन लाइनर है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो इसका उत्तर होगा मूल अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य है कि संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना मूल अधिकारों के संदर्भ में, मूल अधिकारों के संदर्भ में। यहाँ पूछा गया है किसके संदर्भ में, तो मूल अधिकारों के संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना, यह अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य है। अगला वन लाइनर है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इसका उत्तर होगा न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकार के लिए और न्यायालय में जा सकता है। कोर्ट के दस्तक तक, चाहे वो उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, आप जा सकते हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। ये संविधान के द्वारा और दिया गया प्रत्येक नागरिक को एक अधिकार है जिसकी रक्षा करना न्यायपालिका का भी एक अधिकार है और उसका भी एक कर्तव्य है। तो ये उसका संरक्षक के तौर पर जाना जाता है। ये हमारा पूरा जुडिशियरी सिस्टम है, न्यायपालिका है, वो संरक्षक के तौर पर जानी जाती है मौलिक अधिकारों में। मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा, क्योंकि न्यायपालिका इसका संरक्षक करती है। अगला प्रश्न है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा? संविधान के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और इस अनुच्छेद को अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा या हृदय कहा गया। इस अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का प्रावधान दे रखा है जिसे हम अंतिम में कराएंगे। इससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो लास्ट में आपको करा दी जाएंगी। चलते हैं अगले वन लाइनर पर। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? पार्लियामेंट को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार मिला और ये किस वाद विवाद के निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर होगा केशवानंद भारती बनाम केरल। केशवानंद भारती एक विद्वान थे, संत थे केरल के, जिनकी हाल ही में और मृत्यु हुई थी। इन्होंने प्रस्तावना को लेकर के और मौलिक अधिकारों को लेकर के कुछ आपत्ति दर्ज कराई थी। एक विवाद चला था केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 के नाम से ये प्रसिद्ध भी है। इस विवाद में ही और सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि जो प्रस्तावना है, जो संविधान का जो मूलभूत आधार है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, किसी भी प्रकार का उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। जो मूलभूत आवश्यक जो बातें हैं प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। ये इसी मामले में निकल करके आया था, इसी वाद में निकल करके आया था। केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 एक प्रसिद्ध और एक वाद रहा। इससे संबंधित प्रश्न बन करके आता है तो आप याद रखें, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार, जो अधिकार करने का जो वाद प्राप्त हुआ वो इसी निर्णय में प्राप्त हुआ था और इसी में तय किया गया कि संविधान मूलभूत आधार है। संविधान की जो प्रस्तावना है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, उससे किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जा सकती। चलिए अगला वन लाइनर है। किस अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया? शुरुआत में या मूल संविधान में जो अधिकारों की संख्या थी वो कुल 7 थी। वर्तमान में अधिकारों की संख्या अब 6 रह गई है। इन 6 जब रह गई जब संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। इसी अधिकार को हटा दिया गया था, संपत्ति के अधिकार को। ये आपको याद रखना है कि संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है वर्तमान में, क्योंकि इसे हटा दिया गया था। और किस संविधान संशोधन, तो ये भी आपको याद रखना है 44वें संविधान संशोधन और 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया था। इस वजह से वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कुल 6 रह जाती है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है?
जो संपत्ति का अधिकार था, जो फंडामेंटल राइट था, इसे हटा दिया गया और इसे एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया। ये राइट टू प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी रख सकते हैं, कानूनी तौर पर रख सकते हैं, एक वैधानिक अधिकार के अंतर्गत आता है। प्रश्न पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। ऑप्शन में आपके में आएगा कि मौलिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। तो इस तरह से आपसे पूछा जाएगा तो आपको वैधानिक राइट टू प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन करके आना है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार। चलिए अगला वन लाइनर है, कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय आपातकाल में समाप्त या सीमित भी नहीं किया जा सकता। इसका उत्तर होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। जो जीवन का अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता दे रखी हैं, इनमें देश में चाहे इमरजेंसी भी लगा दी जाए, इसे समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। सभी प्रकार की यूपीएसआई की भी तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, पीसीएस तक की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, ये जो मैंने वन लाइनर प्रश्न और इसमें करा रहा हूँ, ये सभी के लिए आवश्यक है, सभी के लिए उपयोगी साबित होंगे। तो व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता और जो जीवन का अधिकार है, इसे राष्ट्रीय आपात में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। मूल अधिकारों को एक नज़र में हम देखेंगे। मैंने बताया कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकारों की संख्या कुल 6 थी। इन मौलिक अधिकारों को अब हम एक एक करके पढ़ेंगे इनके बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे समता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। और अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो अनुच्छेदों में दे रखा है, इनसे संबंधित भी प्रश्न बन करके आते हैं, इसीलिए धैर्य के साथ और इन्हें पढ़ें और समझें, आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। परीक्षा में जब बैठेंगे तो प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला है हमारा समता का अधिकार। मूल अधिकारों की संख्या 6 थी, उनमें से जो पहला है वो कौन सा है, समता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसका वर्णन है। अनुच्छेद 14 में हम देखेंगे, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि अर्थात कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबका समान संरक्षण करेगा, ये अनुच्छेद 14 में दे रखा है। प्रश्न पूछा जाता है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 14 में। या अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है, तो विधि के समक्ष समता, कानून के लिए सब बराबर हैं, राज्य केंद्र सरकार के लिए सब बराबर हैं, राज्य एक समान कानून बनाएगा और एक समान सभी के लिए लागू करेगा, ये इसमें दे रखा है। सभी के लिए बराबर कानून होंगे, ऊंच नीच गरीब अमीर का भेद नहीं होगा, इसीलिए विधि के समक्ष समता, कानून सबके लिए बराबर है। लॉ ऑफ इक्वलिटी, विधि का समान संरक्षण। चलिए अगला, ये राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 15 हम देखेंगे। अनुच्छेद 15 में दे रखा है जन्म, लिंग या मूल वंश या जाति धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। राज्य किसी भी व्यक्ति से उसके जन्म के आधार पर या लिंग, वो औरत है या पुरुष है, या उसका मूल वंश क्या है, या उसकी जाति क्या है, या उसका धर्म है क्या है, इसके आधार पर विभेद नहीं कर सकता। विभेद का प्रतिषेध करता है आर्टिकल नंबर 15, ये अनुच्छेद 15 है। ये इस बात को और प्रतिबंधित करता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति से और इन आधारों पर उसके साथ विभेद नहीं करेगा। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये अनुच्छेद हैं। परीक्षाओं में जितने भी अनुच्छेद जिनसे संबंधित प्रश्न बन करके आते हैं, उनमें ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद हैं, जिसको और आपको करना चाहिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में इनसे ही संबंधित प्रश्न बन करके आते हैं। अगला हम देखेंगे अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा किसी पद पर अगर नियुक्ति की जानी है तो उसके विषय में सभी को समान अवसर दिया जाएगा, उसमें किसी भी जाति धर्म का और भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, सभी को अवसर समान दिया जाएगा, जो अपनी योग्यता श्रेष्ठ साबित करेगा उसी को मौका मिल जाएगा, पर अवसर सबको दिया जाएगा, इसमें किसी विशेष वर्ग के लिए और विशेष प्रावधान नहीं किए जाएंगे। चलिए अगला है, हालांकि कुछ आरक्षण दिया जाता है, ये अपवाद के तौर पर जाना जाता है,
इसमें बोल रहा है अनुच्छेद 16 के लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता पर, लेकिन आरक्षण एक अपवाद है जो दिया जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 16 तो प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को और एक समानता प्रदान करता है, पर लेकिन आरक्षण एक अपवाद के तौर पर जाना जाता है। अगला अनुच्छेद हम देखेंगे, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अनटचबिलिटी के तौर पर इंग्लिश में हम अनटचबिलिटी भी बोल सकते हैं। अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन, ऊंच नीच का किसी भी प्रकार का भेदभाव और ख़त्म कर देना, ये उस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगला अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 18, इसमें दे रखा है उपाधियों का अंत। राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति को और उपाधि नहीं दी जाएंगी। जैसे पहले राजा या महाराजा, राय बहादुर की उपाधि, दीवान वगैरह की जो उपाधि दी जाती थी, अब इन उपाधियों का अंत कर दिया गया है। हालांकि 1954 से राष्ट्रीय सम्मान की घोषणा की गई, जो कि अब तक दिए जाते रहते हैं। जो राष्ट्रीय सम्मान है, जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म पुरस्कार हो गए, पद्म विभूषण, पद्म श्री वगैरह ये हो गए। और 1977 में मोरारजी की देसाई की जो सरकार बनी थी, तो उन्होंने इन पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया था, भारत रत्न पर प्रतिबंध लगाया। फिर से 1980 में जब इंदिरा गांधी की सरकार आई, तो उन्होंने फिर से शुरुआत कर दी, जो अब तक चल रही है। तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के तहत है, किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद था। चलिए आगे हम देखेंगे, नंबर 2 का जो अधिकार है वो अब स्वतंत्रता का अधिकार है। पहले हमने बताया समता का अधिकार, अब स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक और इसका वर्णन दे रखा है। राइट टू फ्रीडम, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। और इस अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं, जिसको हम बताएंगे आपको एक एक करके। तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन दे रखा है, जिसमें से अनुच्छेद जो 19 का ए या 19 का क या क लिख करके आ सकता है, या 19 का ए, इसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रखी है। आपको बोलने की और आपके अपने जो विचार हैं उनको अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 के ए में दे रखा है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद ए में। अनुच्छेद 19 के बी में शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार दे रखा है। 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं में पहली स्वतंत्रता थी बोलने का अधिकार, बोलने की आज़ादी। 19 के बी में शांतिपूर्ण आप हथियार रहित सम्मेलन कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 के सी में संघ या सहकारी समिति, आप कोई कमेटी बना सकते हैं, आप कोई संघ यूनियन बना सकते हैं, ये आपको अधिकार दे रखा है अनुच्छेद 19 के सी के तहत। अनुच्छेद 19 का डी देखेंगे, भारत के किसी भी हिस्से में अबाध संरक्षण का आपको अधिकार दिया गया है। भारत के किसी भी और भाग में आप निर्बाध तौर पर और जा सकते हैं, आ सकते हैं। यूपी से बिहार, उत्तराखंड, भारत के किसी भी भाग में अबाध संरक्षण जा सकते हैं, आ सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, क्योंकि इसमें इस अनुच्छेद 19 डी के तहत और ये आपको स्वतंत्रता दी गई है। और ये अंग्रेजों के समय जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था, तो ये स्वतंत्रताएं नहीं दी गई थी, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। अनुच्छेद 19 को ई देखेंगे, भारत के किसी भी भाग में आप निवास कर सकते हैं और बसने का अधिकार दे रखा है। आप यूपी से बिहार में जा सकते हैं, वहाँ प्रॉपर्टी ले सकते हैं, वहाँ अपना निवास स्थान बना सकते हैं, और ये अधिकार आपको दिया गया है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा या मौलिक अधिकारों के द्वारा। तो भारत के किसी भी भाग में निवास या बसने का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो 19 के ई में। आगे हम देखेंगे अनुच्छेद 19 को जी, कोई व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार है। आप अपनी जीविका चलाने के लिए किसी भी साधन का उपयोग कर सकते हैं, आप व्यापार कर सकते हैं, आप किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकते हैं। आप छोटी कोई दुकान चला सकते हैं, आप कोई रेहड़ी की दुकान चला सकते हैं, या और कोई अन्य ऐसा व्यवसाय जो आपका जीविका का साधन है। तो ये आपको अधिकार अनुच्छेद 19 जी के तहत दिया गया है। और इसमें से जो संपत्ति का अधिकार था वो हटा दिया गया था, इसलिए ये जी आ जाता है। ई से लेकर जो एफ है वो हटा दिया गया, तो यहाँ पर जी आ जाता है। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है?
प्रेस की स्वतंत्रता का संविधान में अलग से कोई वर्णन प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया गया है, सीधे तौर पर नहीं कहा गया है प्रेस की स्वतंत्रता, पर जो बोलने की आज़ादी है, बोलने का जो अधिकार है, उसमें प्रेस वालों को भी बोलने का अधिकार है, उनको भी आज़ादी है। तो इस अनुच्छेद 19 के ए में ही ये अंतर्निहित मानी जाती है। अलग से प्रेस की स्वतंत्रता का कोई वर्णन नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 19 का ए बोलता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो वो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रेस वालों के लिए भी हो जाती है, इसी वजह से ये इसमें 19 के ए में मानी जाती है। तो भारत के संविधान में इस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता भी अंतर्निहित है। आगे हम देखेंगे अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, जो अधिकारों का वर्णन था वो 19 से लेकर 22 तक था, जिसमें से 19 में जितनी स्वतंत्रताएं थी वो हमने आपको ऊपर कराई। अब 19 में से 20 अनुच्छेद आ जाता है। अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में किसी भी अपराधी को उसको दोषी सिद्धि करना है तो उसको भी कुछ संरक्षण संविधान के द्वारा दिया गया है। जो पहला संरक्षण है वो ये है कि स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जो अपराधी, जो अभियुक्त और जिसने कोई अपराध किया है उसे स्वयं के विरुद्ध, वो खुद के विरुद्ध या खुद के लिए अब गवाही नहीं दे सकता, और इसके लिए कोई अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी उसे बाध्य भी नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान में और ये उसे एक संरक्षण के तौर पर दिया गया अधिकार है। आगे, एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। दोहरे दंड का प्रावधान, आपने एक बार क्राइम किया है, एक बार अगर कोई अपराध किया है उसके लिए आपको एक बार ही दंडित किया जाएगा, और उस दंड के अनुसार किया जाएगा जो कि उस समय दे रखा है, ना कि पहले या ना बाद में। जो उस समय का जो कानून है, मान लीजिए कि आपको किसी अपराध के लिए अगर 2 साल की सज़ा होती है, जेल होती है, और पहले 5 साल की होती थी, तो आपको 2 की ही होगी। जो वर्तमान में जो कानून है उसी के अनुसार आपको दंड मिलेगा, ना कि पहले या ना बाद से कोई संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 20 बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट था, क्योंकि दोष सिद्ध होने के संबंध में भी आपको संरक्षण है। इससे नागरिकों को बहुत फायदा मिलता है। आगे हम देखेंगे अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक जो स्वतंत्रता है, देश में जब राष्ट्रीय आपातकाल भी लगा दिया जाए, इमरजेंसी भी लगा दी जाए, जब भी ये एक ऐसा अधिकार है कि जिसे समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है या जीवन का जो अधिकार है, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। तो पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय आपात के दौरान कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं होता है, तो अनुच्छेद 21 निलंबित नहीं होता है। ये आपको याद करना है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न बन करके आता है। इसमें कई प्रकार की स्वतंत्रताओं का संरक्षण दे रखा है, अधिकार दे रखे हैं, जिसमें से स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल और वायु में रहने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध जल और शुद्ध वायु में रहने का अधिकार है, और इस शुद्ध जल या शुद्ध वायु या स्वच्छ पर्यावरण की जो व्यवस्था है वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। आगे हम देखेंगे जीवन रक्षा का अधिकार, ये इसी के अंतर्गत आता है। स्वास्थ्य का अधिकार इसके अंतर्गत आता है। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार इसी के अंतर्गत आता है। स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी जो आवश्यकताएं हैं वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा व्यवस्था उनकी की जाएगी, क्योंकि ये अधिकार आपको संविधान में दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को और सभी प्रकार की जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं वो केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा दी जाएं, क्योंकि ये हमें अधिकार है, हम सरकार से ले सकते हैं। जीवन रक्षा का अधिकार है, निःशुल्क कानूनी सहायता पर, लेकिन इस तरह से अभी ये है नहीं। स्वास्थ्य संबंधी पूरी तरह से व्यवस्थाएं सरकारों के द्वारा दी नहीं जा रही हैं। प्राइवेट में ज़्यादा ट्रीटमेंट चलता है, सरकारी जो व्यवस्था है वो इतनी सही नहीं है कि उन पर भरोसा ज़्यादा किया जा सकते। तो निःशुल्क कानूनी सहायता की वह अधिकार हमें दिया जाता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, एक निजता का अधिकार, सूचना का अधिकार, एक निजता का अधिकार, ये सभी प्रकार के अधिकार दे रखे हैं।
और अन्य प्रतिष्ठा का भी अधिकार है, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का भी अधिकार है, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार है, 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का भी अधिकार दे रखा है, जो कि जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 के क में आता है। अनुच्छेद 19 का क शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार दिया गया है और प्रावधान किया गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। प्रश्न बनकर के आता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ये इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में दे रखा है? तो अनुच्छेद 21 के क में दे रखा है। ये आपको याद रखना है, ये शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 19-21 का क ये आपको याद रखना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन, ये भी आपको याद रखना है। जो 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2002 में और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, यह संशोधन देश में सर्व शिक्षा के लक्ष्य में एक मील का पत्थर भी साबित हुआ था और इससे एक अद्वितीय क्रांति की ठहराया गया, क्योंकि अधिकार मिलने लगा तो शिक्षा का जो प्रसार प्रचार है वो बढ़ने लगा। शिक्षित समाज ही एक राष्ट्र को आगे ले जा सकता है। तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के क में रखा गया, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था और राज्य के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करना होगा। आगे हम देखेंगे अनुच्छेद 22, ये भी स्वतंत्रता के तहत आता है। व्यक्ति को गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित कुछ संरक्षण दे रखे हैं। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसे सूचना, गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार है और जो व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है उसे कोई भी वकील करने का अधिकार है। वो अपने लिए कोई वकील कर सकता है, अपने जो उसकी लड़ाई लड़ सकता है और अन्य भी प्रावधान इसमें दे रखे हैं। और अगर कोई व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है तो उसे 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना होगा। ये गिरफ्तार से संबंधित और कुछ संरक्षण दे रखे हैं जो अनुच्छेद 22 के तहत आते हैं। आगे हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक इनका वर्णन है। अनुच्छेद 23 और 24 में जो अधिकार नंबर था 3, ये अधिकार नंबर 3 है। तो अनुच्छेद 23 में हम देखेंगे मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध करता है। ये अधिकार मानव की, बच्चों की खरीद बिक्री और उन पर जबरदस्ती श्रम नहीं लिया जा सकता। जो बंधुआ मजदूरी थी उस पर निषेध लगाता है, उसे प्रतिबंधित करता है और उसे दंडनीय अपराध घोषित करता है। अगर कोई ऐसा करेगा तो वो दंडनीय अपराध है, उसे कानून और सजा होगी। तो अनुच्छेद 23 ये आपको याद रखना है कि प्रश्न पूछा जाता है मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 23 में। जबरदस्ती श्रम नहीं लिया जा सकता, उससे किसी से काम नहीं कराया जा सकता और उसके लिए आगे हम देखेंगे अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री, कारखानों या तथा किसी भी जोखिम भरे काम में नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है। 14 वर्ष से किसी आयु के बच्चे को फैक्ट्री, कारखानों या जहाँ जान जाने का खतरा है इस तरह के कामों में और बच्चों को नियुक्त नहीं किया जा सकता, जो कि दंडनीय अपराध होगा। तो ये 24 है जो बच्चों को या जबरदस्ती या बलात् श्रम कराने वालों पर और प्रतिबंधित लगाता है। आगे हम देखेंगे जो स्वतंत्रता या जो अधिकार था 4, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 अनुच्छेद में दे रखा है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में दे रखा है। आगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दे रखे हैं जो अनुच्छेद 29 से 30 आते हैं और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसे संविधान की आत्मा या हृदय कहा गया था और मूल अधिकारों की संवैधानिक घोषणा की गई जब बोला गया था कि संवैधानिक जो अधिकार हैं वो जब तक अर्थहीन और तर्कहीन या शक्ति विहीन रहेंगे, जब तक कोई प्रभावशाली मशीनरी उसे लागू करने न करे, तो अनुच्छेद 32 में ये और दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और अधिकारों का संरक्षण किया जाना और किसी भी व्यक्ति से संबंधित उसे विशेष प्रावधान देना, उसे एक रास्ता देना जो, और वो संविधान के जो अधिकार दे रखे हैं उन्हें कोर्ट में जाकर के लागू करा सकता है। इसमें 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा। ये 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। और भी अन्य चीज़ें, कुछ परमादेश प्रतिषेध होते हैं, ये अधिकारियों को दिया जाता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे, और अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसे कोर्ट के सामने प्रस्तुत करे, और अधिकारियों को अपने अधिकारों का पालन करने का भी प्रावधान इसमें दे रखे हैं। ये 5 प्रकार की रिट उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत जारी की जाती हैं। तो दोस्तों, अधिकारों से संबंधित जितने भी वन लाइनर प्रश्न थे जो बार बार परीक्षा में आते हैं, वो सभी हमने आपको इस वीडियो में कराए और सभी अधिकारों के बारे में आपको हमने बताया। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो बहुत ही और उपयोगी साबित होगी। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सभी साथियों को शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।